हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 27 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में सबसे अधिक मेडल किसने जीते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट जरूर करिएगा। आंसर हो जाएगा आर्मी ने, यानी सेना ने। तो भारतीय आर्मी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में सबसे अधिक मेडल जीते हैं। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में जो आयोजित हुए हैं वह कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। तो वह चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। अब आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, विंटर गेम्स हैं। विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किए जाते हैं? बर्फ पर। तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन कौन से स्टेट है या कौन सा से प्रदेश है जहां पर बर्फ पाई जाती है, तो आपके माइंड में दो नाम आएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए हैं। तो ये दो चरण में आयोजित किए गए थे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। जो पहला फेज था ये 2 फरवरी से 6 फरवरी तक लेह लद्दाख में आयोजित किया गया है, और इसका जो सेकेंड फेज था, सेकेंड फेज 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। तो भारतीय सेना की टीम ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, 5 सिल्वर मेडल जीते हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से भारतीय सेना की टीम ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए बात करते हैं मेडल टैली की। तो इंडियन आर्मी ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल टोटल 21 मेडल जीते हैं। फिर इसके बाद दूसरा स्थान रहा है कर्नाटक का। कर्नाटक ने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, और इसके अलावा एक भी ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीता है, और कुल टोटल इसके 11 मेडल रहे हैं। तीसरा स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने 7 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और कुल टोटल दोस्तों 22 मेडल जीते हैं। अब आपके माइंड में एक कंफ्यूजन होगी कि कर्नाटक ने कम मेडल जीते हैं लेकिन फिर भी इसका सेकंड रैंक क्यों है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें जो रैंकिंग लगती है वो गोल्ड मेडल के आधार पर लगती है। तो कर्नाटक ने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं और महाराष्ट्र ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, इसलिए महाराष्ट्र की 3rd रैंक है और कर्नाटक की 2nd रैंक है। हिमाचल प्रदेश 4थे नंबर पर रहा है। इसने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, 4 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और कुल टोटल 17 मेडल जीते हैं। 5वां स्थान उत्तराखंड का रहा है। उत्तराखंड ने 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और कुल टोटल उत्तराखंड ने 7 मेडल जीते हैं। दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या था, तो शुभंकर का नाम था सीन ए सी, जो कि एक हिम तेंदुआ था। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है सीन ए सी। तो ये एक हिम तेंदुआ है। तो इसको 2024 का मस्कट बनाया गया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत हुई थी 2020 से। दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जम्मू कश्मीर में, और पहला स्थान भी किसका आया था? जम्मू कश्मीर का। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी आयोजित किए गए हैं। चलिए उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। कब से कब तक? 19 से 31 फरवरी 2024 तक। यह इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया था। दोस्तों, तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बतूर नामक शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर कौन था? तो शुभंकर था बीरा मंगाई बेलू नाचियार। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेडल टैली की बात करें तो इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा है, दूसरा तमिलनाडु का, तीसरा रहा है हरियाणा का, चौथा स्थान रहा है दिल्ली का, और 5वां स्थान राजस्थान का रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स दोनों को कवर कर लिया है। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, तो आपको ये सभी पॉइंट नोट कर लेने हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है,
स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उससे ऐड हो जाना है तो आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर क्या क्या मिलेगा आपको, तो पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा आपको ऐप पर। ई बुक की बात करें तो आपको मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा 554 रेलवे स्टेशन, यानी कि अब पूरे देश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट यानी कि फिर से डेवलपमेंट किया जाएगा। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो इसी दौरान उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 554 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट की आधारशिला भी रखी है, यानी कि 554 रेलवे स्टेशनों का फिर से विकास किया जाएगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 1500 रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज की आधारशिला भी रखी है और उन्होंने उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का भी उद्घाटन किया है। बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना की। तो यह योजना रेल मंत्रालय की योजना है और इसे फरवरी 2023 में शुरू किया गया था। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है देश भर में 1309 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट करना। दोस्तों, इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा यहां पर फ्री वाईफाई भी उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू की गई थी? 2023 में। चलिए दोस्तों, भारतीय रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई थी? 16 अप्रैल 1853 को। 1853 में भारत की पहली रेल मुंबई के बोरी बंदर और थाने के बीच चलाई गई थी और इसने 34 किलोमीटर का मार्ग तय किया था। दोस्तों, कर्नाटक में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन है जो कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई है 1505 मीटर की। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर में है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा। आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो है मनोज यादव। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला पायलट कौन है, तो उनका नाम है सुरेखा यादव। यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है? सुरेखा यादव। भारत में सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन कब चलाई गई थी? 18 फरवरी 2019 को। वर्तमान में भारत में 18 रेलवे जोन है। तो रेलवे के कितने जोन है भारत में? 18 रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु कितनी निर्धारित की गई है? आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से अधिक। यानी कि अब 2024-25 के सत्र से कक्षा 1 में जब प्रवेश होगा तो उस समय बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? 6 वर्ष से अधिक। देखिए दोस्तों, अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि शिक्षा मंत्रालय कौन सा मंत्रालय है, किस राज्य का मंत्रालय है? तो देखिए, आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता देते हैं। जब भी बात आया करे मंत्रालय की, तो इसका मतलब है कि ये मंत्रालय जो है ये केंद्र सरकार का मंत्रालय है। जब भी किसी विभाग की बात आए तो इसका मतलब ये है कि ये राज्य से संबंधित है। जैसे अगर हम बोले शिक्षा मंत्रालय तो ये केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय है। जब हम बोले शिक्षा विभाग तो ये किसी राज्य का विभाग होगा या किसी राज्य से संबंधित होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शिक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया है मतलब केंद्र सरकार ने आदेश दिया है। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक आदेश दिया है और उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये कहा है कि 2024-25 में जब एडमिशन लिए जाएं कक्षा 1 में तो उस समय बच्चे की आयु 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और ये नियम 2024-25 के सत्र से ही लागू होने चाहिए। दोस्तों,
शिक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि ये जो प्रावधान रखा गया है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 के तहत किया गया है। तो इसके तहत शिक्षा मंत्रालय ने ये नियम अभी हाल ही में जारी किया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी भारत में? 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति कब बनी थी? 1986 में। और अभी नई शिक्षा नीति कब बनी है? 2020 में। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया है? आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कक्षा 5वीं तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो वो मातृभाषा में होगी, स्थानीय भाषा में होगी या उसकी क्षेत्रीय भाषा में होगी। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न लागू किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? तो वो पैटर्न है 5+3+3+4 पैटर्न। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिथ और पीटर ओ डोनेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर अशोक वीर राघवन को। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका की टेक्सास एकेडमी ऑफ मेडिसिन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भारतीय मूल के कंप्यूटर इंजीनियर प्रोफेसर अशोक वीर राघवन को एडिथ और पीटर ओ डोनेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस पुरस्कार का नाम जरूर याद रखिएगा। क्या नाम है इसका? एडिथ और पीटर ओ डोनेल पुरस्कार। तो इससे किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर अशोक वीर राघवन को। दोस्तों, उन्हें यह पुरस्कार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। तो अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड प्रदान किए गए हैं 2024 के लिए। तो उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? जवान फिल्म को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? शाहरुख खान को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? रानी मुखर्जी को। अभी हाल ही में महागौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? निखिल वाघ को। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? एलेक्स डॉसन को। जीवन रक्षक पदक किसे दिया गया है? आरपीएफ के कांस्टेबल शशिकांत कुमार को। भारत का सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र 2024 कौन बना है? तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे स्वागत योग्य शहर कौन बना है? तो वो बना है मरारीकुलम, जो कि केरला का एक शहर है। तेंजिंग नोर्गे सम्मान किसे दिया गया है? सविता कंसबाल को। तो इन्हें मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया है। बाकी कल कुछ और अवार्ड हमने डिस्कस किए थे, तो कल का भी लेक्चर देख लें, उसमें भी आपको अवार्ड मिल जाएंगे। और ये नए अवार्ड हैं, तो इन दोनों को आप ऐड करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। तो दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने भारत में जितने भी टेस्ट मैच खेले गए हैं जिसमें उन्होंने खेला है, तो उसमें सबसे अधिक विकेट हासिल किए हैं। ठीक है, तो उन्होंने 59 टेस्ट मैचों में 354 विकेट हासिल किए हैं और उन्होंने अनिल कुंबले का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अनिल कुंबले के नाम 63 मैचों में 350 विकेट थे, लेकिन आर अश्विन के नाम 59 मैचों में 354 विकेट है, यानी कि वो अनिल कुंबले से भी आगे निकल गए हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में अश्विन ने टेस्ट मैचों में अपने 500 विकेट पूरे किए हैं, यानी कि उन्होंने अपने करियर के टेस्ट मैचों में 500 विकेट पूरे किए हैं और वह ऐसा करने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। तो पहले गेंदबाज कौन है? अनिल कुंबले। भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो पहले नंबर पर हैं आर अश्विन, इन्होंने 354 विकेट लिए हैं। दूसरे नंबर पर हैं अनिल कुंबले, ये आप देख सकते हैं, ये हैं अनिल कुंबले, तो इन्होंने 350 विकेट लिए हैं। हरभजन सिंह ने 265, कपिल देव ने 219 और रविंद्र जडेजा ने 211 विकेट लिए हैं। चलिए दोस्तों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में जयसिद्धा कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। अभी हाल ही में भोपाल के एथलीटों ने दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जीती है और ये दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन लद्दाख में पैगोंग झील में किया गया था। भारतीय क्रिकेटर फैजल फजल ने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है।
गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की शुरुआत हुई है। एशियन गेम्स खेलने वाली हैमर थ्रोवर रचना कुमारी पर अभी हाल ही में 12 साल का बैन लगाया गया है। दोस्तों, टेनिस में सुमित नागल ने चेन्नई ओपन 2024 का खिताब अभी हाल ही में अपने नाम किया है और भारत फीफा रैंकिंग में 117वें नंबर पर पहुंच गया है। तो ये सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी के द्वारा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा कैटेगरी फर्स्ट का। तो अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के द्वारा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है और बिहार में पहली बार किसी विश्वविद्यालय को यह दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात आई है यूजीसी की यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये काम करता है। दोस्तों, यूजीसी का काम होता है यूनिवर्सिटी को मान्यता देना और उन्हें अनुदान प्रदान करना। बिहार की बात आई है तो बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर पटना बिहार में बनकर के तैयार किया गया है। बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में बनाया जाएगा। बगहा में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? वो बिहार से है। और पटना नगर निगम के द्वारा कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पर्पल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अमृत उद्यान दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों, अमृत उद्यान को पहले क्या कहा जाता था? मुगल गार्डन। और ये कहाँ स्थित था? राष्ट्रपति भवन में। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल उत्सव का आयोजन किया गया है। दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है उसके द्वारा राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 26 फरवरी 2024 को पर्पल उत्सव का आयोजन किया गया है। दोस्तों, ये जो पर्पल उत्सव अभी हाल ही में आयोजित किया गया है 26 फरवरी को, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो आम लोग हैं वो दिव्यांग लोगों के प्रति जो रूढ़िवादिता रखते हैं उसको तोड़ें और उनके प्रति जागरूक रहें। जनवरी 2024 में गोवा में इंटरनेशनल पर्पल उत्सव 2024 का भी आयोजन किया गया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल पर्पल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो ये गोवा में किया गया था। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख उत्सव डिस्कस कर लेते हैं। तो समक्का सरलम्मा जतारा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तेलंगाना में। सांभर उत्सव 2024 राजस्थान में आयोजित किया गया है। हैथाई अम्मन उत्सव तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था। काटी बिहू उत्सव असम में मनाया गया था। इसके अलावा जल इतिहास उत्सव दिल्ली में आयोजित हुआ था। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में आयोजित हुआ था 2023 में। मेरा हाउ चोंगबा उत्सव 2023 मणिपुर में आयोजित हुआ था। नदी उत्सव 2023 का आयोजन दिल्ली में हुआ था। राजा कृषि उत्सव 2023 का आयोजन उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज उधास का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक गजल गायक थे। तो दोस्तों, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है कि पंकज उधास अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। उनकी एक फेमस गजल थी चिट्ठी आई है। तो लगभग सभी ने सुनी होगी ये गजल। उसी के कारण उन्हें बहुत पहचान मिली थी, जिसके कारण उनका बहुत बड़ा नाम हो गया था और अब उनका 72 साल की उम्र में निधन हो गया है 26 फरवरी 2024 को। उनका जन्म हुआ था गुजरात के जैतपुर में। दोस्तों, गजल गायन की कला में उनके योगदान के लिए उन्हें 2006 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री के बारे में आप याद रखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला चौथा नागरिक सम्मान कौन है? वो है पद्मश्री। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी का निधन हुआ है। एक्टर ऋतुराज सिंह का निधन हुआ है। जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हुआ है। कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूक नाजकी का निधन हुआ है। पूर्व क्रिकेटर के होयसला का निधन हुआ है। रेडियो प्रस्तोता अमीन सयानी का निधन हुआ है। एससी के वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन का निधन हुआ है। अभिनेत्री सुहानी भटनागर का निधन हुआ है।
इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी का भी कुछ समय पहले निधन हुआ है। शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ है। हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर, संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान और तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजयकांत का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत किसने की है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना की पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य है प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को नाबार्ड के साथ जोड़कर उनका संचालन करना, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है उनको जोड़ा जाएगा अब नाबार्ड से और उनका संचालन किया जाएगा। दोस्तों, यह योजना अगले 5 वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएगी, यानी इसकी लागत है 1.25 लाख करोड़ रुपए और इस योजना में 700 लाख मीट्रिक टन उपज का भंडारण किया जाएगा, यानी अनाज का भंडारण किया जाएगा। शुरुआत में इसे 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में संचालित किया जा रहा है। तो अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, आने वाले समय में इस योजना को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। बात करते हैं नाबार्ड की। तो अगर आपसे नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाए तो वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं साजी केबी। इसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाना। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो उनका नाम है गीता बत्रा। क्या नाम है दोस्तों? गीता बत्रा। तो भारतीय अर्थशास्त्री हैं गीता बत्रा। तो उन्हें विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। बात करते हैं विश्व बैंक की यानी वर्ल्ड बैंक की। तो इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC में। 189 इसके मेंबर हैं और संस्थापक हैं जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। अध्यक्ष हैं वर्तमान में अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है, अजय बंगा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के पिटारे को। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस राज्य में देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में। प्रेस सेवा पोर्टल की शुरुआत किसने की है? अनुराग ठाकुर ने। भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? जापान। और अट्टुकल पोंगल किस राज्य में मनाया गया है? केरल में। NTPC रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान में। शहबाज शरीफ किस देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जयंसिथा कल्याण। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अशोक शराफ को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसका आयोजन स्पेन में हो रहा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2024 कब मनाया गया है? 24 फरवरी को। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे खेलों से रिलेटेड कप और ट्रॉफियां। डेविस कप पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है और इसकी स्थापना 1900 में की गई थी। फेड कप महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। और फीफा विश्व कप ये फुटबॉल से रिलेटेड है, इसकी स्थापना 1930 में की गई थी। थॉमस कप पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है, स्थापना 1949 में हुई थी। उबेर कप आपको याद रखना है, ये महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। मर्केटा कप फुटबॉल से रिलेटेड है, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। और राइडर कप गोल्फ से रिलेटेड है लेकिन पुरुषों के गोल्फ से रिलेटेड है, तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। तो यह है खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफियां, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि फुमियो किशिदा किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? आंसर हो जाएगा जापान। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जापान बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।